हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें अब तक हमने पढ़ा था लेसन नंबर 4 तक। लेसन नंबर 5 हमने स्टार्ट किया और इसमें हमने अब तक 7 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो ये जो 7 वीडियो है 5वां लेसन का, इस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और शक्ति का सुदृढ़ीकरण। तो इस चैप्टर में इससे पहले हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन सी नीतियाँ थी जिस नीतियों के बदौलत अंग्रेज़ों ने भारत के राज्यों को चकमा दिया, भारत के कमजोरियों का फ़ायदा उठा लिया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। वारन हेस्टिंग की रिंग फेंस की नीति और डलहौजी की वो नीति जिस नीति के तहत वो भारतीय राजाओं के समक्ष टुकड़ियाँ रखता था, भारतीय राजाओं को लड़वाता था और एक ऐसा घेरा बनाता था जिसमें वो लोग उलझ कर आ जाते थे। और फिर इसी तरीके से वेलेज़ली की व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिस राज्यों के पास जो है जिसको 3 कैटेगरी में बांट करके उसका जो उसके वीक पॉइंट को सामने रख करके उसको अपने राज्य में मिलाने के लिए विवश कर दिया करता था। तो देखिए, ऐसे तो आप वीडियो जा कर के देखिए, मैं उसके बारे में डिस्कशन करने नहीं लगा हूँ। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज्यों का अपने आसपास पड़ोस के राज्यों के साथ संबंध कैसे थे और किस तरह से अब ये अपने आसपास के राज्यों में साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। तो जिस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी उस समय भारत की सीमा पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान मुख्य रूप से अपना अस्तित्व कायम रहे हुए थे। तो उस टाइम भारत के आसपास नेपाल, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान थे। कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश नहीं था, ठीक है। भारतीय शासकों के इन देशों के साथ अच्छे रिश्ते थे, भारतीय शासकों के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, बारी बारी से जो है इन रिश्तों को ख़राब करना शुरू कर दिया। 1816 में नेपाल से झगड़ा किया, 1816 से लेकर के 55 तक। अब फिर बर्मा से झगड़ा किया 1816 में नेपाल से, 1855 में बर्मा से, 1904 में तिब्बत से, 1922 में अफ़गानिस्तान से। तो किसी से भी रिश्ते अच्छे नहीं रखे इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने सबसे झगड़ा किया। और झगड़ा करने का इनका मकसद इनके औपनिवेशिक आइडियोलॉजी था। इनके लिए मार्केट तलाश करना था, दोहन करना था, राज्यों को अपने अधीन करके उससे फ़ायदा उठाना था। तो अब देखिए भूटान के साथ संबंध कैसा था। तो असम का व्यवसाय 1816 में अंग्रेज़ों को पर्वतीय राज्य असम के नज़दीक संपर्क में लाया। असम और बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में भूटानी लोगों द्वारा निरंतर छापेमारी किया जाता था। मतलब छापेमारी, छोटे मोटे लुटेरे थे ये लोग। असम से, भूटान से कुछ लोग जो है इस तरह की छापेमारी लड़ाई करते थे 1863 से 64 में। एल्गिन के दूध के साथ बुरा व्यवहार, उस पर थोपी गई संधि, जिसके अंतर्गत असम को जाने वाले दर्रों को अंग्रेज द्वारा छोड़ने को बाध्य किया गया। अंग्रेजों को इन दर्रों को समामेलन करने का देखो, दर्रा उस इलाके को कहते हैं जहाँ से किसी टेरिटरी में घुसा जाता है, पहाड़ का एक खोल होता है। 1865 में भूटान को वार्षिक अनुदान के बदले इन दरों को छोड़ने को बाध्य किया गया और समर्पित किए गए जिलों में बेहद उत्पादक चाय बागान बनाए गए, ठीक है। तो अब आंग्ल नेपाल संबंध, तो भूटान के साथ ये देख रहे हो कि अपना छाप जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पर छोड़ा और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी जो है यहाँ के जो हिल स्टेशन है, काफ़ी इन्वायरमेंटल एरिया है, इसको अपने जो है कंट्रोल में लाने की कोशिश की। अब नेपाल के साथ संबंध कैसे थे। तो भारत की ओर से नेपाल पर पहला अभियान जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा 1762 में किया गया था। मतलब पहली बार अगर नेपाल के साथ लड़ाई हुई थी तो पहला अभियान बंगाल के मीर कासिम के द्वारा 1762 में किया गया था। परंतु उस समय उसकी सेना जो है हार कर आ गई, मीर कासिम की सेना। तो उसके बाद बेहटा के अंग्रेजी व्यापारिक रेजिडेंट ने नेपाल पर आक्रमण किया। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने नेपाल के साथ फिर लड़ाई हुई इनकी, अंग्रेजी रेजिमेंट ने नेपाल पर आक्रमण किया, उसे भी सफलता ही हाथ लगी। नेपाली बड़े ताकतवर, बड़े आत्मविश्वासी थे। 1792 में अंग्रेज़ों ने नेपाल के साथ एक संधि कर ली। 1802 में कंपनी की ओर से कैप्टन नॉक्स तथा कर्नल कीर पैट्रिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा गया और यह मंडल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। मतलब जो चाहता था वो नेपाल की सरकार ने नहीं किया। नेपाल 18वीं सदी में काफ़ी ताकतवर था, अपने राज्य के विस्तार से जो है काफ़ी प्रयत्नशील था। उत्तर में चीन की ओर विस्तार असंभव था, इसलिए उसने दक्षिण में ही विस्तार नीति अपनाई और 1801 में नेपाल ने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया, जिससे ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं मिल गई। हिमालय की तराई में भाग में नेपाल और ब्रिटिश भारत की सीमाएं निर्धारित नहीं हो पाई। मतलब गोरखपुर को जीतने के बाद अब सीमाएं ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं मिल गई। अब निर्धारित नहीं हो रही थी कि सीमाएं कहाँ से कहाँ तक ब्रिटिश और कहाँ से कहाँ तक नेपाल। तो सीमा निर्धारण के लिए दोनों के बीच में लड़ाई होना संभव था।
इसी संघर्ष की स्थिति में अंग्रेज और नेपालियों के बीच 1814 में लड़ाई शुरू हो गई। तो इसी लड़ाई को आंग्ल नेपाल युद्ध कहा जाता है। 1813 में वारेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और भारत आने के साथ ही उसने गोरखों के साथ लड़ाई छेड़ दिया। 1814 में नेपाल के साथ ये लड़ाई शुरू हो गई। हेस्टिंग ने 3 ओर से नेपाल को घेरने की योजना बनाई। कर्नल ऑक्टरलोनी को सतलज नदी की ओर से, मेजर जनरल मार्ले को पटना की ओर से और जॉन वुड को गोरखपुर से नेपाल की राजधानी की ओर अभियान के लिए भेजा गया। हेस्टिंग ने मेजर जिलेस्पी को मेरठ की ओर से, कर्नल ऑक्टरलोनी को सहायता देने का निर्देश दिया और आरंभ में गोरखों सैनिकों ने अंग्रेजी सेना का वीरतापूर्वक सामना किया। मतलब 3 तरफ से जो है इनके ऊपर, नेपाल के ऊपर अटैक किया गया। वारेन हेस्टिंग के खुरफाती दिमाग ने इनके ऊपर जो है चारों तरफ से इनको घेरने की कोशिश की, लेकिन असंभवतः वीरतापूर्वक गोरखी सिपाहियों ने लड़ा और 1815 में गोरखी सेना की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और इस समय कर्नल निकोलस और गवर्नर ने अल्मोड़ा तथा कुमायूं पर अधिकार कर लिया। ऑक्टरलोनी ने 1815 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से मालोन का किला छीन लिया और युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने कुछ पहाड़ी जातियों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, जिससे उन्हें युद्ध में काफ़ी मदद मिल गई। युद्ध में पराजय की स्थिति को देखते हुए गोरखों ने अंग्रेजों के साथ संधि का प्रस्ताव रखा। अब जाहिर सी बात है, अब गोरखों को लगने लगा, नेपालियों को, कि अब उनकी हार बिल्कुल निश्चित हो चुकी है। तो अंग्रेजों के सामने इसने कहा कि ठीक है, कौन सी संधि करनी चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो नेपाल के उग्र दल बहुमत में होने तथा अंग्रेजों द्वारा संधि के लिए कठोर शर्तें रखे जाने के कारण संधि वार्ता टूट गई। अब देखिए, अंग्रेज भी देख रहा था कि हमारी जीत हो रही है, तो हम संधि दबकर क्यों करें, तो उन्होंने ऐसी कठोर संधि रख दी जिससे कि जो है संधि टूट गई। इन परिस्थितियों में आंग्ल नेपाल युद्ध, फिर लड़ाई शुरू हो गई 28 फरवरी 1816 तक। कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी और मकबनपुर से गोरखा सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो मकबनपुर में निर्णायक युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच में जो है अब थोड़ी सी जो है ढिलडोल हुआ। अब शांति वार्ता शुरू हो गई 1816 में और फिर यहाँ पर संधि हो गई। पहली वाली जीत में संधि होने के कगार पर था, लेकिन अंग्रेजों की शर्तें बड़े कड़ी थी, जिसकी वजह से संधि नहीं हो पाया। दूसरी बार जब ऑक्टरलोनी की अध्यक्षता में लड़ाई, सेना के अध्यक्ष में, जब बुरी तरीके से कई सारे इलाकों को, नेपाल के इलाकों को जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, अब इस बार जो है मोपला के सगौली की संधि जो है प्रस्ताव को मान लिया गया। और सगौली की संधि में क्या बातें थी, जैसे मार्च 1816 में सगौली की संधि से नेपाल के युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस संधि में शर्तें क्या थी? नेपाल ने अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं जिले के साथ साथ हिमालय की तराई का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान करना स्वीकार किया। ठीक है, तो नेपाल ने यह तय हो गया कि कुमायूं जिला और गढ़वाल ये दोनों अंग्रेजों को देने के लिए बाध्य हो गए और इसको देने के लिए स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी राज यानी कि ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित कर ली गई कि दोनों का सीमा कहाँ तक है। तीसरा शर्त हो गया, नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए। सिक्किम में नेपाल का कुछ अधिकार था, वो वापस ले लिए सगौली की संधि के माध्यम से। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने के लिए जो है अनुमति हो गया कि इसको रखना होगा। तो सगौली की संधि अंग्रेजों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया और नेपाल अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया और इसके बाद से अंग्रेजों को भारी मात्रा में गोरखा सैनिक प्राप्त हो गए और इस संधि के बाद शिमला, मसूरी, नैनीताल में अंग्रेजों को प्राप्त हुए। अब अंग्रेजों को मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम रास्ता मिल गया था। नेपाल के रास्ते ये मध्य एशिया में जो है लड़ाई कर सकता था। तो ये था नेपाल। सगौली की संधि करके नेपाल जो है मित्र राष्ट्र बन गया। दो बार जो है इससे लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने अंततः नेपाल को अपने अंदर कर लिया। दूसरा पड़ोसी था बर्मा। अब बर्मा के साथ संबंध कैसे थे? 19वीं सदी के आरंभ में बर्मा एक आज़ाद देश था और बर्मा अंग्रेजों के लिए खतरा साबित हो सकता था। इसलिए कंपनी ने बर्मा के प्रति कुछ अधिक ही सतर्कता अपनाई और सतर्क होना भी जरूरी था, क्योंकि 1817 से 1818 के बीच बर्मा के सैनिक अभियान के कारण असम में खतरा पैदा हो गया। उस समय सियाम के लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने और बर्मी सेना को पराजित किए जाने के कारण यह खतरा जो है तुरंत टल गया। परंतु 1827 में बर्मियों ने कंपनी के द्वीप शाहपुरी पर आक्रमण कर दिया और असम की सीमा पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में बर्मा युद्ध का जो है स्टार्ट हो गया। 1827 से 24 के बीच लड़ा गया। फिर दूसरा बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया और तीसरा अंतिम बर्मा युद्ध 1885 में लड़ा गया। और तीसरा बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक तौर पर जो है जीत हासिल की और बर्मा को अपने राज्य में मिला लिया। तो पहला बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1822 में। तो ब्रहा यानी कि सेनापति महाबुंदेला ने असम पर अधिकार जमा लिया। फिर उसे मणिपुर भी जीत लिया। जब उसने कछार राज्यों को भी जीतना चाहा तो लॉर्ड एमहस ने इसका विरोध किया। इस प्रकार बर्मा सरकार तथा अंग्रेजों के बीच अनबन हुई और द्वारा शाहपुरी द्वीप पर अधिकार करने से अंग्रेज जो है नाराज हो गया। अंग्रेजी सेना ने शाहपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया और बर्मा के विरोध करने पर 24 फरवरी 1824 को लड़ाई की घोषणा हो गई। ठीक है, अब दोनों की लड़ाई की जो घोषणा, तो अब चूंकि ये लोग भी कम शक्तिशाली नहीं थे
तो आक्रमण के लिए अंग्रेज़ों ने दो तरफ से सेनाएं भेजी। पहली सेना उत्तर पूर्व से स्थल मार्ग से, दूसरी सेना मेजर जनरल सर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से। बड़े होशियार थे अंग्रेज। तो बर्मी सेनापति महाबुंदेला ने चटगांव के निकट रामू नामक स्थान पर अंग्रेज़ों की एक सेना को हरा दिया, किंतु दूसरी सेना 11 मई 1824 को अंग्रेज़ों ने क्या किया, रंगून जीत लिया। रंगून बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। 1825 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने असम भी जीत लिया। उसी समय सेनापति महाबुंदेला अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में मारा गया। कैम्पबेल ने 3 हफ्ते पश्चात नीचे से प्रोम पर अधिकार कर लिया। जब अंग्रेज बर्मा की राजधानी यानडूब से 60 मील दूर रह गए तब बर्मियों ने संधि का प्रस्ताव किया। अब लड़ाई कमज़ोर पड़ने लगी बर्मा हारने लगा, तो अंग्रेज़ों के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। अब चूंकि बर्मा की राजधानी उस वक्त यंडूब था, अभी रंगून है, लेकिन पहले यंडूब हुआ करता था। अब यंडूब की संधि बर्मा करने के लिए तैयार हो गया। इसमें शर्तें क्या थी? पहला शर्त ये थी कि टेनासिरीम और अराकान के प्रांत बर्मा सरकार अंग्रेज को दे दिया। मणिपुर को आज़ाद मान लिया गया। असम और कछार राज्य से अपने अधिकार बर्मा ने छोड़ दिया। बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के लिए दिया। आवा सरकार ने अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। मतलब जो बर्मा का सरकार था, अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए देखो, नेपाल में भी यही चीज़ किया था, बर्मा में भी यही चीज़ कर रहा है। तो इस युद्ध से अंग्रेज को बहुत फायदा हुआ और उत्तर पूर्व में पर्याप्त भूमि प्राप्त हो गई। तो यानडूब की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश सरकार लॉर्ड एमहर्स्ट ने इस कार्य से प्रसन्न हुए और एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी गई। द्वितीय बर्मा युद्ध ऐसे शुरू हुआ कि यानडूब की संधि से प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी, किंतु बर्मा के नए शासक ने इस संधि को बहुत बेइज्जत वाला संधि माना और इसी बीच जनवरी 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। तो डलहौजी ने सभी यूरोपीय देशों को बर्मा से अलग रखने की नीति अपनाई। ठीक है, तो डलहौजी की नीति ही अलग थी। इन्होंने चाहा कि बर्मा को बाकी जितने यूरोप के देश है उससे अलग रखा जाए, तो इस नीति को इसने अपनाया। तो किसी भी प्रकार से बर्मा पर अंग्रेजी आधिपत्य करने का दृढ़ निश्चय किया। फिर बर्मा के अंग्रेजी व्यापारियों ने भी शिकायतें शुरू कर दी। इस आधार पर डलहौजी ने आरोप लगाया कि बर्मा द्वारा यानडूब की संधि का उल्लंघन किया जा रहा है और उसने बर्मा के शासक के पास अंग्रेजी व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा। बर्मा के नए शासक धाराबादी ने डलहौजी के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और फिर राजधानी में स्थापित ब्रिटिश रेजिमेंट को भी बर्मा छोड़ने के लिए कहा जाना। मतलब यानडूब में जो पहले से ब्रिटिश रेजिमेंट था, तो धाराबादी ने कहा कि भैया छोड़ दो तुम। तो इससे डलहौजी बहुत गुस्सा हो गया। उसने सभी मांगों को मनवाने के लिए जल सेना के प्रमुख अधिकारी लैम्बर्ट को 3 विशाल युद्धपोतों के साथ रंगून भेजा और शांति वार्ता के लिए जंगी बेड़ों को भेजना डलहौजी का आक्रामक नीतियों का ही प्रचारक था। मतलब एक तरफ शांति और दूसरी तरफ लड़ाई का पूरा सामान तैयार करके भेजा कि नहीं मानोगे तो फिर ये तीसरा बर्मा। तो आप देख लीजिए कि तीसरा बर्मा युद्ध बर्मा के भाग का अंत कर दिया। यानी कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया। तो डलहौजी का आक्रामक नीति था ये, और इस नीति के माध्यम से डलहौजी बर्मा के ऊपर प्रेशर बना रहा था। ठीक है, और इसमें वो कामयाब भी हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ने अब इस युद्ध हो ही गई और इसमें ये तय कर दिया कि बर्मा का भाग अंत कर दिया और इस युद्ध के परिणाम अंग्रेजों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। अब संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं चीन तक फैल गई। अब बर्मा के लिए अंग्रेजों ने एक उपराज्यपाल नियुक्त किया और संपूर्ण बर्मा की राजधानी रंगून को बना दिया। अब बात करेंगे तिब्बत के साथ अंग्रेजों का रिश्ता कैसा था। भारत में देखो तिब्बत अभी चाइना में है, लेकिन तिब्बत पहले चाइना से अलग था। भारत में ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजों के साथ तिब्बत के संबंधों की शुरुआत गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय से हुई। हेस्टिंग के शासनकाल में 1774 से 75 में जॉर्ज बोलगले के नेतृत्व में कंपनी का एक व्यापारिक शिष्टमंडल लहासा भेजा गया, जो कि तिब्बत की राजधानी थी। तो उस समय कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया और 1783 में हेस्टिंग ने सैमुअल टर्नर को लहासा भेजा। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मैत्रिंग लहासा गया और तिब्बत के दलाई लामा से मिला। दलाई लामा एक धार्मिक नेता है तिब्बत का, जो आज भी चलता है। तो वो काफ़ी प्रतिष्ठित है ये व्यक्ति दलाई लामा। 1885 से 86 में चीन की सरकार ने एक ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा दे दी। यहीं से तिब्बत में अंग्रेज की घुसपैठ शुरू हो गई। लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत के साथ संबंध कैसे रहे। 19वीं सदी तक तिब्बत चीन के प्रभाव के क्षेत्र में था, लेकिन बाद में उसने अपनी स्वतंत्रता सत्ता के लिए प्रयास शुरू कर दिया। दलाई लामा ने स्वयं को शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया और तिब्बत में चीनी प्रभाव को समाप्त करने के लिए दलाई लामा ने रूसी प्रभाव का विस्तार प्राप्त करने दिया, कि रूसियों की मदद चाह करके ये चीन से प्रभाव को कम करना चाह रहा था। 1898 में दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान देने का आह्वान किया। अब भारत की ब्रिटिश सरकार के लिए तिब्बत में रूस का बढ़ता प्रभाव खतरे का संकेत था। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार को सहन करने की स्थिति में नहीं था। देखिए, रूस का प्रभाव तिब्बत में अगर बढ़ जाता तो चूँकि तिब्बत अब भारत से ज़्यादा दूरी नहीं था, तो अब यह डर था
अंग्रेज़ों को कि कहीं रूस का प्रभाव अगर बढ़ गया तो रूस हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया कि उसे तिब्बत में सैनिक अभियान के लिए अनुमति प्रदान की जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसकी सिफारिश को मानने से इनकार। कर्जन देखिए, आप अनुमति मांग रहा है ब्रिटिश सरकार से कि तिब्बत पर हमला किया जाए, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट इजाज़त नहीं दे रही है। यूरोप में जर्मनी की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड घबराया हुआ था और रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए कर्जन को तिब्बत अभियान की अनुमति नहीं दी गई। ब्रिटिश सरकार की मजबूरियों को जानने के बाद कर्जन ने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि तिब्बत में रूसी प्रभाव को कम करने के लिए खाम्बा जोग में चीनी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाए। इस वार्तालाप के द्वारा कर्जन ने तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। अंततः ब्रिटिश सरकार ने बाहरी मन से कर्जन को वार्तालाप की स्वीकृति प्रदान कर दी। किसके साथ? तिब्बत के साथ। ठीक है, तो कर्जन बड़ा देख सकते हो कि ताकत के नशे में कितना चूर था ये, कि लड़ाई जंग छेड़ने की अनुमति मांग रहा है, इसलिए केवल की रूह ना हो जाए। तो यंग हस्बैंड अभियान, तो ब्रिटिश सरकार ने अनुमति मिल जाने के बाद लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन जो है खाम्बा जोंग भेज दिया, यानी कि तिब्बत भेज दिया। चीनी प्रतिनिधि भी वार्तालाप के लिए निर्धारित समय पर पहुंच गए, परंतु तिब्बती प्रतिनिधियों ने तब तक बातचीत करने से इनकार कर दिया जब तक कि अंग्रेजी मिशन तिब्बती सीमा से बाहर नहीं चला जाता। यंग हस्बैंड ने तिब्बती प्रतिनिधियों की शर्त को स्वीकार कर लिया, किंतु इस बीच तिब्बती सेना खाम्बा जोग के निकटवर्ती प्रदेशों में एकत्रित होने लगी और ब्रिटिश भारत की अंग्रेजी सरकार के लिए स्थिति असहनीय थी। लॉर्ड कर्जन ने इसे अपमानजनक स्थिति समझा, यानी कि हमारे खिलाफ सेना को इकट्ठा किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार से ज्ञानस्वे तक अंग्रेजी सेना के प्रवेश की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद मार्च 1904 में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ज्ञानसे की ओर बढ़ी और तिब्बती सेना ने गुरु नामक स्थल पर अंग्रेजी सेना को रोकने का प्रयास किया। अंग्रेजी सेना ने तिब्बती सेना को बुरी तरह हराया, मतलब अंग्रेज हर जगह जीत रहा था, देख रहे हो, कहीं रुकने का नाम नहीं है। 1904 में अंग्रेजी सेना ने ज्ञानसे पर अधिकार कर लिया। पराजय के बावजूद दलाई लामा अंग्रेजों के साथ संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अंग्रेजी सेना ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर अभियान किया और अगस्त 1904 में अंग्रेजी सेना ने लहासा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जीत लिया। इस स्थिति में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भाग गया। 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजों ने दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ लहासा की संधि कर ली और आंग्ल तिब्बत युद्ध जो है समाप्त हो गया। लहासा की संधि में क्या था? अंग्रेज को ज्ञानसे, मातुंग, गरतोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के अधिकार मिल गए। ज्ञानसे में ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना की स्वीकृति मिल गई। लहासा पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया। अब बाद में रूसी हस्तक्षेप से रेजिडेंट के लहासा जाने का अधिकार समाप्त कर दिया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 75 लाख रुपये का बोझ डाल दिया। अब बाद में रूसी हस्तक्षेप और भारत मंत्री जॉन ब्रॉडरिक के सुझाव के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि को घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। हर जाने की राशि प्राप्त होने तक चुंबी घाटी की अंग्रेजों ने अपने पास बंधक के रूप में रखने का निर्णय किया। अब बाद में रूसी हस्तक्षेप से 3 वार्षिक किस्तों के भुगतान के बाद ही चुंबी को खाली कर देने का निर्धारण हुआ। तो अब ये भी लहासा का जो संधि था, काफ़ी अंग्रेजों को फायदा हुआ। तो अब देखिए, तिब्बत को इस बात के लिए भी बात किया गया कि वह किसी भी विदेशी प्रतिनिधि को तिब्बत में आने की अनुमति नहीं देगा। किसी भी विदेशी राज्य को तिब्बत में रेल, सड़क तथा कारखाने के क्षेत्र में कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो संधि का महत्व क्या था? संधि के तहत कर्जन ने तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। तत्कालीन परिस्थितियों में कर्जन की तिब्बती नीति सफल होती दिख रही थी, किंतु उसकी इस नीति की आलोचना भी खूब हुई। कर्जन की तिब्बत नीति ने ब्रिटिश सरकार के लिए अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी कर दी। कर्जन की इस नीति से ब्रिटेन तथा रूस के बीच बढ़ रहे मधुर संबंध खराब हो गए। आलोचकों के एक वर्ग द्वारा यह कहा जाता है कि तिब्बत विजय से अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, लेकिन पुष्टि लोबत फ्रेजर के उस कथन से हो जाती है जिसमें उसने कहा कि अपने क्षेत्र को आसान रूप विस्तृत नहीं कर सके और भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों पर निरंतर विकट स्थिति उत्पन्न कर ली। परंतु कर्जन के आलोचकों को यह समझ लेना चाहिए कि उस समय तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, निश्चित रूप से अंग्रेज के लिए खतरनाक था, और यदि तत्काल भारत की अंग्रेज सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया होता तो तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र से उनके लिए हमेशा खतरा उत्पन्न रहता। इस दृष्टि से तत्काल परिस्थितियों में कर्जन की सोच सकारात्मक थी और भले ही ब्रिटिश की सरकार ने संकट का उत्पन्न करने वाला साबित हुआ। अब देखिए, आंग्ल अफगान संबंध, अफगान के साथ अब संबंध कैसा रहा। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, चूँकि मुझे लग रहा है कि आप बड़े आसानी से समझ रहे हो, चूँकि अब झूठ मूठ का अब उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आंग्ल अफगान संबंध, अब अफगान के साथ ब्रिटिश भारत का कैसा संबंध था। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान स्थित है और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि उत्तरार्ध मतलब लास्ट में, रूस तीव्र गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे वह अफगानिस्तान और फारस की सीमा तक पहुँच गया। यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा था। रूस द्वारा भारत पर आक्रमण का पूर्वानुमान के रूप से भारत की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों द्वारा 2 प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई, अग्रगामी विचारधारा और कुशल अक्रियता। तो अग्रगामी विचारधारा की नीति ये थी कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अफगान अमीरों के बीच जो है लड़वाना शुरू कर दिया। कुशल अक्रियता की नीति का पालन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के समय लेकर वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक किया गया और प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा
और इसलिए उसे कुशल अग्रता की नीति को अपनाना पड़ा था। भारत की ब्रिटिश सरकार ने उस समय पर इन दोनों ही नीतियों का पालन किया। ठीक है, मतलब दो नीति अपनाकर अफगानिस्तान के साथ कोशिश की गई कि वहाँ की सरकार में हस्तक्षेप करना, और दूसरा कि वहाँ के स्थिति को अपने कंट्रोल में लेना। तो पहली अफगान लड़ाई 1839 से लेकर 1842 के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया। अब इसमें अंग्रेज़ों की बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई और समाप्ति गवर्नर जनरल एलन बेरो के समय। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और 1826 में अफगानिस्तान में शाह शुजा को हटाकर, जो वहाँ का शासक था अफगानिस्तान का, मोहम्मद शासन कर रहा था। रंजीत सिंह ने 1827 में पेशावर को जीत लिया था, जिससे सिख राज अफगानिस्तान के लिए खतरा बन गया था। अब्दाली वंशज शाह शुजा भी अपने खोए हुए राज को दोबारा प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। फारस का शासक मोहम्मद मिर्जा रूस का दोस्त था। कंधार का शासक फारस के सहयोग से हेरात प्राप्त करना चाहता था। दोस्त मोहम्मद की स्थिति डंडाडोल थी। इसी समय फारस ने 1837 में हेरात पर आक्रमण कर दिया। यदि अंग्रेज रंजीत सिंह से पेशावर उसे दिला दे और रूस के विरुद्ध अफगानिस्तान के संरक्षण उसे प्राप्त करवा दे तो वह उनसे मित्रता का इच्छुक था। लॉर्ड ऑकलैंड ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। निराश होकर मोहम्मद ने रूस की संधि कर ली। ठीक है, यानी कि ये शाह शुजा को हटाकर यहाँ का शासक बनना चाह रहा था, लेकिन इसके प्रस्ताव को ऑकलैंड ने, जो गवर्नर जनरल यहाँ का था, ध्यान नहीं दिया। सितंबर 1836 में कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को नाम मात्र के लिए व्यापारिक परंतु वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से अफगानिस्तान भेजा, और उस समय रूसी प्रतिनिधि कैप्टन विटेकविच भी अफगानिस्तान गया था, और लॉर्ड ऑकलैंड उससे अत्यंत नाराज हो गया और उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया कि रूस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ क्या कर रहा है। ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रंजीत सिंह से मिलकर जून 1836 में त्रिदलीय संधि कर ली और नवंबर 1838 में ऑकलैंड ने फिरोजपुर से सेना जमा की। 1839 में अंग्रेजी सेना ने सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। सेना को सिंध की सेना कहा गया। पहले सर हेनरी फेन तथा बाद में सर जॉन किन ने इस सेनापति नियुक्त किया गया। सिंध के अमीरों को विवश होकर अंग्रेजों की शर्तें माननी पड़ी और अंग्रेजों ने भागकर जीत लिया। फिर सिंध के मार्ग से क्वेटा पहुंचा। अप्रैल में शाह शुजा कंधार पहुंचा। 39 में अंग्रेजों ने गजनी को जीता। 7 अगस्त 1839 को अंग्रेजी सेना काबुल पहुंच गई और दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया। शाह शुजा को सिंहासन पर बैठाया। 10,000 सेना काबुल में शाह शुजा की रक्षा के लिए छोड़ दिया। अंग्रेज भारत वापस आ गया। ऑकलैंड की अफगान नीति क्या थी? अफगान नीति स्वतः दोषपूर्ण थी, क्योंकि इससे अंग्रेजों को सभी दृष्टियों से घाटे का सामना करना पड़ा। गवर्नर जनरल बनने के बाद अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने जब उसके पास मित्रता का अनुरोध पत्र भेजा तो रंजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने का अनुरोध किया कि मुझे पेशावर वापस दिला दे। तो ऑकलैंड ने यह कहा कि स्वतंत्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों की नीति नहीं है। वाह वाह, कितना अच्छा बात का है। परंतु बाद में उसने वक्तव्य को ही धत्ता बताते हुए अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। दूसरा अफगान युद्ध हुआ 1862 से 1872। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति पालन किया। अफगानिस्तान से अंग्रेजों से नाराज हो गया, किंतु लॉर्ड लिटन ने आते ही अग्रगामी नीति अपनाई तथा अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर लिया। परंतु परिस्थितियां विपरीत होने के कारण शेर अली ने कुछ विलंब किया। इस समय लॉर्ड लिटन ने नेविल चैम्बरलिन को राजदूत बनाकर अफगानिस्तान भेजा, लेकिन उसे खैबर दर्रे से प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं मिली और 21 नवंबर 1778 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध की घोषणा होते ही अंग्रेजी सेना ने 3 ओर से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। एक सेना पर सर सैमुअल ब्राउन के नेतृत्व में और दूसरी रॉबर्ट के नेतृत्व में खुर्रम की घाटी से और तीसरी एस्टुअर्ट के नेतृत्व में बोलन दर्रे की घाटी से। शेर अली रूसी तुर्किस्तान की ओर पलायन कर गया। कंधार पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। शेर अली के पुत्र याकूब खान ने अंग्रेजों से गंडमक की संधि कर ली। इस संधि के पश्चात कुछ समय तक शांति बनी रही। काबा नगरी ने काबुल में राजदूत का पद संभाल लिया, लेकिन 1879 में काबुल विद्रोह हो गया। अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया। मोहम्मद के नाती तथा अफजल खां के पुत्र अब्दुल रहमान ने संधि कर उसे अफगानिस्तान के शासक मान लिया। गंडमक की संधि क्या थी? मई 1879 में अंग्रेजों और याकूब खां के बीच गंडमक की संधि हुई। याकूब खां ने गंडमक में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तथा हेरात और अन्य सीमावर्ती नगरों में अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों से परामर्श के बिना किसी विदेशी से संपर्क स्थापित करना स्वीकार कर लिया, नहीं करेंगे। याकूब ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया और बोलन दर्रे के निकट पिसिंग तथा सीबी नामक 2 जिले अंग्रेज को प्रदान किए। गंडमक की संधि के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अमीर को 6 लाख रुपये वार्षिक देना अफगानिस्तान की सुरक्षा का वचन दिया, झूठ मूठ का। इस संधि से भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजरेली काफ़ी खुश हुआ। और लिटन की अफगान नीति यह थी कि 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना। उसके शासनकाल में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया गया। लिटन भारत में डिजरेली द्वारा नियुक्त किया गया था और डिजरेली की नीति गौरवपूर्ण पार्थक की वैज्ञानिक सीमाओं और अपने प्रभाव क्षेत्रों को कंट्रोल में रखना और उस पर
डिज़रायली अफगानिस्तान के साथ संबंधों को अनिश्चिततापूर्वक बनाए रखने के पक्ष में नहीं था। इसलिए उसने लिटन को भारत में यह स्पष्ट आदेश देकर भेजा था कि वह अफगानिस्तान के अमीर के साथ निश्चित समांतर और व्यवहारिक संधि स्थापित करे। उसी के आदेश पर लिटन ने, देखो डिज़रायली जो है ना इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, लिटन वायसराय है। अफगानिस्तान के अमीर के साथ वो अपने देश में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे, परंतु अफगानिस्तान के अमीर ने अनेक कारणों से ब्रिटिश रेजिडेंट रखने को इनकार कर दिया और लॉर्ड लिटन को अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना पड़ा। लिटन की अफगान नीति गंभीरतापूर्वक निर्धारित हुई थी, उसका क्रियान्वयन भी दक्षतापूर्वक हुआ, परंतु उसने एकमात्र दोष काबुल में एक अस्थायी रेजिडेंट रखने की जिद थी और इसी दोष ने लिटन की नीति और स्वयं लिटन तथा डिज़रायली ने स्वर्नाश का मार्ग प्रस्तुत किया। मतलब एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना अफगानिस्तान ने कबूल नहीं किया, उस समय अफगानिस्तान का जो शासक था। और डिज़रायली और लिटन की यही जो जिद थी कि एक अंग्रेजी सेना को टुकड़ी वहाँ रखना है, ऐसी टुकड़ी रखने के चक्कर में अफ़गान के साथ तीसरा अफ़गान युद्ध हुआ और इसमें बुरी तरह से अंग्रेज़ों की पिटाई हो गई। 1884 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान की सीमा पर मर्व पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब ब्रिटिश सरकार टेंशन में आ गई। ब्रिटिश सरकार अब तक इस बात के लिए प्रयत्नशील हो गई कि रूस और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण हो जाए, किंतु रूस और अफ़गानिस्तान के बीच निश्चित सीमा का निर्धारण के क्रम में दोनों पक्षों के बीच पंचदेह मामले को लेकर युद्ध का माहौल बैठ गया। अब्दुर्रहमान अंग्रेज़ों का संरक्षित था, इसलिए इस स्थिति में अंग्रेज और रूस के बीच युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया। परंतु भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शिता और अब्दुर्रहमान के व्यावहारिक ज्ञान के कारण युद्ध का संकट टल गया। इस बीच अब्दुर्रहमान ने यह घोषणा कर दी कि उसे निश्चित रूप से नहीं मालूम था कि पंचदेह अफगानिस्तान का हिस्सा है या नहीं। इसके साथ उसने यह भी कह दिया कि यदि पंचदेह की क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से कर दी जाए तो वह पंचदेह को अपना अधिकार छोड़ देगा। जुलाई 1887 में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के संबंध में रूस ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हो गया और पंचदेह पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, जबकि जुल्फ़िकार दर्रे पर अफगानिस्तान का आधिपत्य स्वीकार किया गया। पंचदेह के मामले को लेकर उत्पन्न संकट का माहौल 1887 के समझौते से टल गया, परंतु इस स्थिति में भारत सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा और देशी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार ने इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स की स्थापना की। उधर अफगानिस्तान के अमीर की रावलपिंडी में स्वागत हो रहा था और उधर रूस पूर्व की ओर अपने विस्तार में लगा था। 1895 में रूस ने पमीर पर अधिकार कर लिया और इसी वर्ष एंग्लो रशियन कन्वेंशन आंग्ल रूस समझौता जो है ये हुआ अफगानिस्तान और रूस के बीच में। ठीक है, तो नदी रूस की दक्षिणी सीमा मान लिया गया और हेरात में रूस को प्रसार को रोक दिया गया। 1905 में रूस जापान के साथ युद्ध में उलझ गया और 1907 में ब्रिटेन तथा रूस के बीच समझौता होने के बाद दोनों पक्ष के बीच मित्रतापूर्ण स्थिति स्थापित हो गई। अफगानिस्तान ने विदेशी मामलों में स्वतंत्रता प्राप्ति की। 1907 में समझौता करने के समय अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह से विचार विमर्श नहीं किया गया, इससे आंग्ल अफगान संबंध खटास उत्पन्न हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा उकसाने पर अफगानिस्तान के अमीर ने भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह युद्ध में हार गया। 1921 में दोनों पक्षों के बीच एक संधि स्थापित हुई। 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए। ब्रिटिश भारत और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश, तो अफगानिस्तान के साथ क्या मामला हुआ, तो बहरहाल ये नुकसान में ही रहा अंग्रेज। तो पश्चातावर्ती भारतीय शासकों ने वैज्ञानिक सीमावर्ती क्षेत्र सरहद की खोज में सिंधु और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित इस क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास किया। सिंध विजय 1843, पंजाब के समामेलन 1849, ब्रिटिश सीमाओं को सिंधु से पार तक विस्तारित कर दिया, जिससे बलूच और पठान जनजातियों के संपर्क में आए जो अधिकतर स्वतंत्र थे, लेकिन अफगानिस्तान ने अमीर उन पर साधारण अधिराजस्व होने का दावा करते थे। 1891 से 92 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र गिलगिट घाटी में हुजा नागर, जिन्होंने चित्रकला के साथ प्रभावशाली संचार कायम किया, अब्दुर्रहमान को भयभीत एवं सतर्क किया। अंततः अफगान और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच दुरंड रेखा के नाम से एक सीमा खींचकर समझौता हो गई। अमीरों को देखिए, इतना प्रयास ब्रिटिश कर रहा है कि उनकी सीमा ये तय हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पड़ोसी राज्य है उस पर हमारा आधिपत्य बना रहे। तो दुरंड रेखा अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में जो है खींच दी गई और डूरेंट समझौता 1893 शांति कायम रखने में असफल हो गया और जब विद्रोह हो गया। इसे रोकने के लिए चित्रल में एक अस्थायी ब्रिटिश सैन्य दुर्ग स्थापित किया गया और मालाकंड दर्रा की निगरानी और रक्षा के लिए सेना तैनात की गई, लेकिन जनजातीय विद्रोह 1898 तक होता रहा। करजन 1899 और 1905 के बीच वायसराय ने निर्लिप्तता और संकेंद्रण की नीति का अनुसरण किया। ब्रिटिश सेनाओं का जटिल क्षेत्र से वापस बुलाया गया, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों तथा प्रशिक्षित और निर्देशित जनजातीय लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अब जनजातियाँ जो है उग्र हुई इस वजह से कि अब इनके अधिकार क्षेत्र में ब्रिटिश जो है इंटरफेयर कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार, पूर्व में यह पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रणाधीन था, नियंत्रणाधीन उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती, ठीक है, सृजन किया। समग्र तौर पर करजन की नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में शांति कायम हुई। कभी कभी जनजातीय विद्रोह के साथ निरंतर शांति दशाएं बनी रही, लेकिन 1932 में यह घोषणा की गई कि NWFP के गवर्नर के प्रांत के तौर पर गठित किया गया। 1947 से प्रांत तक पाकिस्तान से यह संबंधित था, यानी कि अफगानिस्तान
जो है उस वक्त पाकिस्तान से संबंधित, मतलब हमारा टेरिटरी ही था वो, लेकिन डूरंड रेखा ये तय करती थी कि अफ़गानिस्तान ब्रिटिश भारत से कहाँ ख़त्म होता है। ब्रिटिश भारत और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो पाकिस्तान से संबंधित थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते ज़रा सा। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। तो अब हम इसका सारांश देखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भूटान के साथ ब्रिटिश भारत के रिश्ते कैसे थे, नेपाल के साथ रिश्ते कैसे थे, तिब्बत के साथ रिश्ते कैसे थे, अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ते कैसे थे। थोड़ा घन चक्कर है, ठीक है, लेकिन इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि ब्रिटिश ने अपनी नीति को, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध बना करके नहीं रखे, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहा। देखो एक एक लाइन, चूँकि मैं चैप्टर कुछ ज़्यादा ले लिया और विस्तारपूर्वक अगर समझाने लगता तो करीब 1-2 घंटा लग जाता। और उम्मीद है कि जो भी बातें हैं, कोई ऐसी बातें नहीं है जो समझने के लायक नहीं है, सारी बातें ईजी है। बस बात इतनी है कि याद नहीं रहेगी चीज़ें, जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगी। और हमें तो बस इतना दिमाग में रखना है कि चीज़ें क्या थी और स्थिति क्या थी, ब्रिटिश भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध था। तो ओवरऑल आपने देखा कि लड़ाइयों में ही उलझा रहा और अपनी फ़ायदा जहाँ तक बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ फ़ायदा नहीं हुआ, और इसी के साथ जो है तिब्बत के साथ भी फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी राज्यों के साथ, बर्मा और नेपाल के साथ और भूटान के साथ जो कुछ भी अंग्रेज़ों की नीति रही उससे काफ़ी लाभ हुआ। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।